चलो बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स कैसी होती है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स से पहले वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अबाउट काइनेटिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन। तो वही स्पेशल कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स बहुत ही आसान है। पिछले दो में तो बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले थे, ये बहुत ही ईजी है ना। देखो क्या होता है इसमें, शुरू करते हैं बच्चों। तो शुरू किया जाए तो कोई हम एक हाइपोथेटिकल एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं। तो लेट्स से रिएक्शन स्टार्ट्स विद रिएक्टेंट ए एंड द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर इज, लेट्स से इट इज बी। अब ये रिएक्शन एग्जैक्टली समझ आ रहा है दैट इट्स अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इट इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये मतलब हुआ दैट देयर आर टू रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इन फर्स्ट रिएक्शन ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी, सो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ए से जो बी में कन्वर्जन है उसके लिए से रेट कांस्टेंट इज K1, और बी से फिर ए में जो कन्वर्जन है विच इज द बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज K2। दिस इज K2। सो व्हाट इज K1? सो K1 इज rate constant. K1 is rate constant for forward reaction. ये बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ए से ये जो बी में कन्वर्शन हो रहा है। ओके, नाउ दिस K2 इज सिमिलरली दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये हमारा रेट कांस्टेंट है किसके लिए? ये हमारा रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? बी से ए में कन्वर्जन, या पलट के ही लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एरो का डायरेक्शन चेंज कर दिए, सो बी से ए में कन्वर्जन। ओके, तो अब बात है कि भाई काम करना है, इसकी काइनेटिक्स की बात होनी है। तो काइनेटिक्स की बात करनी है तो हमें क्या करना होगा कि एक बार इसको फिर से लिखते हैं रिएक्शन को, है ना। लेट्स से दिस इज द गिवन रिएक्शन एंड फॉर दिस काइनेटिक्स की बात करनी। अच्छा, काइनेटिक्स का मतलब क्या है? तो काइनेटिक्स, इसकी काइनेटिक्स का ये मतलब है कि आपको क्या होगा कि से ये रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है, तो इस रिएक्टेंट का कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, इनिशियल एक्टिव मास दे दिया। फिर पूछा जाए अच्छा बताइए भाई कि अब कुछ समय बाद से आफ्टर 10 मिनट्स और 20 मिनट्स हाउ मच ए इज रिमेनिंग, और दिस सिमिलरली दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड दैट हाउ मच बी इज बीइंग फॉर्म्ड, है ना, आफ्टर से गिवन टाइम टी। तो कितना ए कंज्यूम हो गया, कितना ए डिकम्पोज हुआ, कितने बी का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि टी और इसके एक्टिव मास में रिलेशन करना होगा, जैसे कि हमेशा करते हैं। तो से गिवन में एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दी हमें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन K1 इज गिवन, सेकेंड इंफॉर्मेशन K2 इज गिवन, देयर इज अ थर्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो, देन दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सो जस्ट से दैट इट इज इनिशियल एक्टिव मास, initial active mass of reactant A. So this is given as A naught. A naught. Now what type of questions can be asked? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं that find concentration of A and B after time t. एक दिए हुए समय के बाद कितना A और B हमारे पास रहेगा। सो लेट अस सी कैसे इससे निपटना है। बहुत इजी है बच्चों, देखो। सो लेट्स पुट दिस रिएक्शन वंस अगेन। अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां पर दो रिएक्शंस एक साथ साइमल्टेनियसली जारी हैं। अब शुरुआत हुई तो इनिशियली मीन्स t = 0। तो इनिशियली दिस A0 is given to us
और ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है दैट इनिशियली देयर इज नो बी। अच्छा, अब कुछ समय बीता से टाइम टी, तो टाइम टी पर क्या हुआ, तो कुछ समय बीता यानी टाइम टी बाद हमने देखा तो रिएक्शन में पता चला कि कुछ ए डिकम्पोज हो गया होगा नेचुरली, एंड चूंकि यहां पर दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो जितना पार्ट ए का डिकम्पोज हुआ उतना ही बी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ दीज ए एंड बी आफ्टर टाइम टी, है ना। ठीक, अब चलिए बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर पूछा जाए, अच्छा एक काम और भी क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए था। सो दिस इज ऑल्सो गिवन दैट दिस रिएक्शन इज अ से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर से फिर ऊंचा काइनेटिक्स होगा तो फिर और मामला जटिल हो जाएगा, तो लेट्स स्टिक टू द फर्स्ट ऑर्डर ओनली। So if this is a first order kinetics and first order kinetics both for the forward reaction as well as the backward reaction. So both reactions are following the first order only. तो भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे, तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो बहुत ही आसान है इसका रेट लिखना, दैट आर इज इक्वल टू आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और A0 माइनस एक्स, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो A है। ऐसे ही अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पूछा जाए तो बैकवर्ड रेट कैसे लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट यहां K2 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। तो बच्चों बैकवर्ड के लिए जो रिएक्टेंट है वो माना जाएगा B, है ना। तो ये तो हुआ, तो यहां पर हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं दैट रिएक्टेंट फॉर आवर फॉरवर्ड रिएक्शन this is A and reactant for our backward reaction this is B। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट B है और फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट A है। तो ये तो बात हुई दोनों रेट लॉ हो गए, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, दोनों रेट लॉ हो गए। अच्छा, अब चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो देयर मस्ट बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम what happens is that this rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। अच्छा, तो जरा इक्वल कर देते हैं। तो यहां से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखी है हम लोगों ने, दैट इज व्हाट, दैट इज K1 A0 माइनस XE, E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है दिस इज K2 XE। अगेन चूंकि XE है तो XE अगर हम इसमें सब्सक्रिप्ट लगा दें तो इसका मतलब हो गया कि ये X जो है वो इक्विलिब्रियम पर डिकम्पोजिशन है, इसको मेंशन कर लेते हैं आगे। तो यहां जो XE देख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज डिसोसिएशन या डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, फाइन। तो जो पीछे इक्वेशन लिखी हम लोगों ने उसको रीराइट कर लेते हैं। तो दैट वाज K1 A0 minus XE, so this was your forward reaction rate, and this is equal to K2 XE, this is the rate for the backward reaction। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो we can easily get the value of XE। So XE is K1 A0 divided by K1 plus K2। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स में सबसे पहला अहम पड़ाव आ गया। सबसे पहला ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट ये आया कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो XE की वैल्यू है, यानी कि जो डिकम्पोज हुआ, जो कंसंट्रेशन डिकम्पोज हुआ, दैट इज K1 A0 by K1 plus K2। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द first result to be remembered। Okay,
अब अगर ये पता चल गया तो और इससे क्या क्या बातें सामने आएंगी, तो फिर लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कॉमा से कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये पूछा गया, तो उसको क्या लिखोगे, ए नॉट माइनस एक्स सी, तो एक्स सी की ये वैल्यू लिख दी जाएगी। सो दिस इज ए नॉट माइनस K1 A naught divided by K1 plus K2. Similarly, concentration of B, तो B का concentration तो x ही है, तो ये हो गया K1 A naught divided by K1 plus K2. So these are as such no new results. या तो किसी को अगर xc की वैल्यू पता है तो वो आप बड़ी आसानी से A और B के concentration इक्विलिब्रियम स्टेट में लिख सकता है। खैर यहां तक मामला हुआ, लेकिन अभी टी वाला मामला अभी भी फंसा हुआ है। ये तो चर्चा इस बात की हुई कि इक्विलिब्रियम जब स्टेट आएगी तब कितने कितने कंसंट्रेशन बचेंगे ए और बी के, सो बात समझ आ गई। सो देयर मे बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन दैट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज गिवन टू यू, देन रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर आल्सो गिवन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज गिवन, और पूछा जाए बताइए भाई कि इक्विलिब्रियम में दोनों जो है कितना कितना हमें रिएक्शन मिक्सचर में दोनों कितना कितना रहेगा, या दोनों का रेशियो कितना कितना रहेगा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट उसका बेसिस बच्चों यही है। तो ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अब इसका एक जनरलिस्टिक एक्स और टी के बीच का संबंध देखते हैं। तो ये तो एक आसान पार्ट था, अब देखो थोड़ा आगे का पार्ट। तो चूंकि यहां पर दोनों तरफ से रिएक्शन जारी है, तो इसका अगर आर नेट या आर इफेक्टिव लिखा जाए, आर नेट या आर इफेक्टिव लिखा जाए, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये तो होता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट dx by dt आना है, which represents rate of the reaction, dx by dt net, तो ये जो dx by dt net होगा इसको कैसे लिखा जाएगा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज व्हाट? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा हम लोगों ने K1 A नॉट माइनस एक्स। रेट ऑफ बैकवर्ड इज व्हाट? इसको हमने लिखा K2x। तो यहां से जो dx by dt है, ये dx by dt बना जाके K1 A नॉट माइनस एक्स K1 प्लस K2। अब आप चाहें तो इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? देखो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या था कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा कि जो एक्स ई है दैट वाज K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ एक्स ई। अब क्या है कि थोड़ा सा यहां पर टर्म्स को घटाने के लिए एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि ये जो K1 प्लस K2 है, तो यहां से जो K1 प्लस K2 दिख रहा है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है K1 A नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा मामला अपना इंटीग्रेशन चूंकि करना है, तो इंटीग्रेशन में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी देखो। So now this dx by dt becomes K1 A naught minus x, और ये जो K1 प्लस K2 है ये हो गया अपना K1 A naught by XC, K1 A naught by XC। तो K1 A naught जो है दोनों में कॉमन आ गया, तो ये ले दे के हो गया K1 A naught बाई XC को बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा XE माइनस एक्स, एंड दिस इज dx बाई dt। दिस इज योर dx बाई dt। तो बच्चों अब थोड़ा सा क्या, अब तो बहुत ही हल्का हो गया क्वेश्चन। मतलब अब तो इंटीग्रेट करना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इजी रिलेशन बिटवीन दिस x एंड दिस t। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां से यहां तक इस स्टेप से इस स्टेप तक आने के लिए
हमने इस XC की मदद ले ली और यहां से जो K1 प्लस K2 की वैल्यू आई, दैट वैल्यू वी रिप्लेस्ड ओवर हेयर। ओके, अब dx by dt यहां तक हो गया। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज टू बी सॉल्व। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब DE। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, तो dx के साथ हम लोग क्या करते हैं, XC माइनस x को शिफ्ट कर देते हैं और जो dt था बाकी हिस्सा dt के साथ कर देते हैं। मतलब जो सामने लिखा हुआ था दैट वाज K1 A नॉट बाई XC। दिस एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यहां पर तो x का कोई रोल है नहीं, तो यहां पर dt के साथ शिफ्ट कर दिए। नाउ इंटीग्रेट दिस, सो इंटीग्रेट 0 टू t और 0 टू x। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फिर दोनों लिमिट्स लिखेंगे। सो द आंसर इज गोइंग टू बी log XC डिवाइडेड बाई XC माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू K1 A नॉट बाई XC। तो यही अपना फाइनल इस काइनेटिक्स का रिजल्ट हुआ। यही हुआ इस काइनेटिक्स का रिजल्ट, दैट log XC डिवाइडेड बाई XE माइनस x, दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो मैंने t तो लिखना भूल ही गए हम लोग बच्चों, t तो लिखा ही नहीं, सामने t भी आएगा ना इसके साथ, ये t हो गया। सो दिस इज इक्वल टू K1 A नॉट डिवाइडेड बाई XE, नॉट x नॉट। x नॉट तो कुछ है ही नहीं, यहां पर ये XE है। ओके, K1 A नॉट बाई XE इंटू t। अब यूजिंग दिस रिजल्ट किसी भी t के करस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है, ये XC क्या है, तो यहां पर जो XE है वो तो हम लोग जानते ही हैं। So that is K1 A naught divided by K1 plus K2. So this is the value of XC. So this was the first result, that the value of XC one should remember. और ये है अपना second result. But second result is useful only if first result is remembered, which is the value of XC. तो अब अगर इस रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन में हमसे कोई भी t, say a t is given and for this t we can easily find the value of x। अब x पता चल जाएगा, तो जैसे ही x आपको पता चला वैसे ही आप a नॉट माइनस x करके a का कंसंट्रेशन लिख पाएंगे, है ना। क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ a है या जो एक्टिव मास ऑफ a है, दैट इज व्हाट, दैट इज a नॉट माइनस x, एंड सिमिलरली द एक्टिव मास ऑफ b इज x। सो फॉर एनी टाइम t, x can be easily found and using that one can get the concentration of, हमें बच्चों सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये तो रही बात काइनेटिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो बीच का प्रोसेस है, इफ यू कैन रिमेंबर इट्स वेरी नाइस, इफ यू कैंट रिमेंबर इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। आप रिजल्ट याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन रिजल्ट भी याद नहीं रह पाए, सर भूल गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो बस क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन छोड़ देना होगा, दैट्स इट, और इससे ज्यादा क्या होगा। सो दैट वाज ऑल ओवर फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। थैंक यू बच्चों।